हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आइसोटोप में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये एक तरह से स्टार्टिंग है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। इसके कॉन्सेप्ट सभी जगह आते हैं। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, लाइक जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस, और आपके बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स having the same molecular formula, having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers। ये आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर इसमें इसकी अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होने की वजह से होती है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। और अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनके स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन होने की वजह से होती है, तो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो इफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल एंड chemical property are different due to different in different structures are called structural isomers structural isomers and and if and and if physical and chemical property are different chemical property are different due to different orientation in space. Different orientation in space is called stereoisomers 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 कहते हैं। अगर उनके अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने की वजह प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होने की वजह से होती है, तो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम इसमें। तो हम देखो, दो तरह का होता है। एक देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से होता है ना, तो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्पेस में ओरिएंटेशन के अलग अलग होने की वजह से अगर होता है, तो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो इसमें इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो चेन आइसोमर्स चेन आइसोमर्स होते हैं। दूसरा इसमें पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तीसरा इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चौथा इसमें होता है रिंग चेन आइसोमर्स।
और पांचवा इसमें होता है टैटोमर्स। 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 ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोटोप के टाइप हैं। और स्टीरियो आइसोटोप की बात करेंगे तो इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। दूसरा इसमें है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के दो टाइप होते हैं। पहला इसमें होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा इसमें होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो इतने सारे टाइप होते हैं आइसोमरिज्म के। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग इसको पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हो। इसको हम लोग रब करें इसके अंदर। इसको नोट कर लिया आपने। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। चेन आइसोमर्स का सबसे पहले देखते हैं। चेन आइसोमर्स। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग हो, तो उसको हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, जैसे मान लो C5H12, ये कंपाउंड है। ठीक है। तो इसके कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, वो देखेंगे हम। तो इसमें देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें स्ट्रेट चेन आइसोमर्स हो सकता है। स्ट्रेट चेन है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, आपको पता ही है, ये हाइड्रोजन होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखें इसमें, इसके अंदर ब्रांचिंग होगी। ये इसमें भी देखोगे, अगर आप इसमें अच्छा लगा सकते हो। ये दूसरा हो गया। या फिर इसमें एक ब्रांचिंग और हो सकती है। तो ये तीन कंपाउंड हमने C5H12 की फॉर्म किए। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर तीनों की कार्बन की चेन की लेंथ अलग अलग है। तो ये क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए। दे आर चेन आइसोमर्स। दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ठीक है। चेन आइसोमर्स हो गए, है ना। तो आपने देखा कि चेन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उनकी कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या लेटर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसमें है दैट इज पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स में हम देखेंगे। ठीक है। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। हाँ। तो देखते हैं इसमें हम लोग, अब देखते हैं इसमें हम लोग, है ना, पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें देखो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग different positions, position of functional group or multiple bond। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है। और उसके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं, या मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे मान लो इसमें आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपने अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल में जैसे मान लो ये COH है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर भी आ सकता है ना, और इसमें क्या हो सकता है, ये सेकंड कार्बन पर भी आ सकता है। 1 2 3 4, ये दोनों क्या है, इसी पोजिशनल आइसोमर्स है। इनकी कार्बन की लेंथ सेम है, लेकिन इसका जो फंक्शन की पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जैसे मान लो आप कोई, जैसे बेंजीन के कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो ये OH है, ये CH3 है, ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। ये तीनों क्या है, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। इसमें आप फिनॉल की पोजीशन की जगह ये आर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है, और ये पैरा पोजीशन पर है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो, ये पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। पोजिशनल आइसोमर्स का और दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि सपोज करो आप, है ना, इसको रब कर रहा हूँ, जैसे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी अलग हो सकती है, जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तो ये C4H8 का है आइसोमर। दे आर आल्सो सर्टेन पोजीशन आइसोमर्स, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन उनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। तो इसमें देखो जैसे मान लो, एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कीटोन भी हो सकता है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन, ये दो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये दोनों क्या है, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसी तरह आप देख सकते हो कि अल्कोहल ईथर ले सकते हो आप, अल्कोहल ईथर में जैसे मान लो CH3 CH2 OH, ये लिया आपने, और CH3 OCH3 ये लिया आपने, तो ये दोनों क्या है, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है इसमें, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, जैसे मान लो कोई एसिड लेते हो आप, जैसे मान लो एसिड लिया आपने, दूसरा इसमें एस्टर ले लिया, तो एसिड और एस्टर एक दूसरे के क्या है ना, ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप क्या अलग अलग है, तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, इसके कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे। ठीक है। आपने लिख लिया होगा इसको, पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करें, रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है। जैसे कि मान लो C3H6 है, ये किस फॉर्म में रह सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस फॉर्म में रह सकता है, या इस फॉर्म में रह सकता है। तो ये चेन है और ये रिंग है,
दिस इज कॉल्ड क्या, ये क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे, रिंग एंड चेन। ठीक है, उसी तरह से C4H8 है, C4H8 अगर हम लेते हो तो ये इस फॉर्म में भी रह सकता है या इस फॉर्म में भी रह सकता है। दे आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रिंग चेन आइसोमर। इसे कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, एक कंपाउंड है, इसका मोल को फॉर्मूला आपको दिया गया है, C4H10O है। इससे कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, C4H10O है ना, इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो निकालना है आपको। इसको निकालने के पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें क्या क्या ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, वो हम कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर। तो इसको देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, दैट इज CaHbNcODXe, ये है ना। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, ये कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और X जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, ये होता है A+1 माइनस B+E माइनस C डिवाइडेड बाय 2। एक जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मतलब कैसे आ गया ये नहीं आपको पढ़ना नहीं है, ये जस्ट आपको ये समझना है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड निकालने का एक जस्ट एक ट्रिक है, आप कह सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रिक है जिससे डबल बॉन्ड, हम इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो निकाल पाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, है ना। तो देखो मैं आपको इसके जो बताना चाहता हूँ, देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम निकालें इसमें, तो इसमें देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर निकालें तो ये हो जाएगा, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 4+1 माइनस 10/2। इसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा पिछले फॉर्मूले में भी ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5-5 0। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस कंपाउंड में कितना है, 0 है। यानी इस कंपाउंड के अंदर ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है कंपाउंड के अंदर। यानी कि वो कंपाउंड, उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ना, इसमें हो सकता है अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल ईथर हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल ईथर हो सकता है। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसमें अल्कोहल की बात अगर करते हैं तो इसमें कितने कौन कौन से अल्कोहल होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये एक अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, वहां पर OH लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसमें कौन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक ये हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो आपने देखा स्ट्रेट चेन में ये एक अल्कोहल है, उसके बाद हमने यहाँ पे OH को दूसरे पोजीशन पर लगा दिया, उसके बाद हमने इसमें ब्रांचिंग कर दी, ब्रांचिंग करके फर्स्ट पोजीशन, और ये है ना एक यहाँ लगा दिया। और आप इसमें देख सकते हो कि ये तीनों पोजीशन जो है इक्विवेलेंट है, ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, इसमें कहीं भी लगाओ तो सेम ही होगा। कंपाउंड का उसका जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसकी जो नेमिंग होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स का मतलब आप ये ध्यान रखना, अगर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने जो कंपाउंड फॉर्म किए हैं उसके अंदर उसकी नेमिंग सेम है या अलग अलग है।
तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइसोमर्स बनने चाहिए उनके अंदर उसकी नेमिंग अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 आइसोमर्स इसमें बन गए। उसके बाद हम इसको अल्कोहल के अंदर देखा, तो अल्कोहल में तो आई थिंक इसके बाद नहीं बन पाएंगे, हमने ब्रांचिंग करके देख लिया है। तो अल्कोहल में सिर्फ 4 ही आइसोमर्स इसमें बने। अब बारी आती ईथर की। ईथर में क्या होगा, ये ईथर हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक ईथर हमने साइड में लगा दिया, एक बीच में, और एक इसमें यहाँ ब्रांचिंग कर दी यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने इसमें, 4 + 3 7, 7 आइसोमर्स बन गए, है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें कहाँ आता है, जैसे अगर आपको मान लो जेई मेंस में या नीट में आएगा, तो ये इसमें एबीसीडी में 4 5 6 7 ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, और एडवांस में आएगा तो इंडिया टाइप में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से आपको टोटल आइसोमर जो इसमें फॉर्म हुए वो कितने बने, टोटल आइसोमर दैट इज इक्वल टू 7। ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। हाँ, तो देखो नेक्स्ट इसमें है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज C7H8O। ठीक है, C7H8O लेते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C7H8O, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखो, तो हमें देखो कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने से बेनिफिट ये होगा कि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आपने इसका निकाला, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 7 + 1 - 8/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। आप एक चीज नोटिस करना, जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने निकाला था, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर कंपाउंड के अंदर ग्रेटर देन 4 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आता है, तो उस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग होगी। ये आप नोटिस करना है, इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगी इस कंपाउंड में प्रेजेंट। कंपाउंड विल कंटेन वन बेंजीन रिंग। क्योंकि बेंजीन रिंग में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, देखो ये 1 2 3, तीन तो डबल बॉन्ड दिख ही रहे हैं आपको। साथ ही साथ ये जो रिंग है, रिंग भी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है ना। जैसे आपको, जैसे मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे रिंग के फॉर्म में। ये डबल बॉन्ड ये दोनों सेम है, तो डबल बॉन्ड जो है रिंग की तरह बिहेव करता है। तो एक रिंग जो है एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें 1 2 3, तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, और ये रिंग है ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है। यानी आप कह सकते हो कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्वल अगर 4 के इक्वल है, तो उस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग अवश्य होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें, इसके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालें, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। तो देखो इस कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन है, इट कंटेन 7 कार्बन। तो एक बेंजीन रिंग तो हो गई, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो गए, है ना। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो गए, और एक कार्बन और इसमें रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, 7 कार्बन हो गया। ठीक है, और 7 कार्बन हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन है तो यहाँ OH के फॉर्म में रहेगा। आप इसमें देख सकते हो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है ना। ये 7 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 3 7 और 1 8, C7 है ना, H8O का एक आइसोमर्स हो गया। उसी तरह से आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, यहाँ मेटा पोजीशन पर लग सकता है। उसी तरह से आप देखो तो ये क्या लग सकता है,
इसके पैरा पोजीशन पे लग सकता है, और फिर क्या हो सकता है, CH2H, और क्या हो सकता है, OCH3। ये हो गया, OCH3 के फॉर्म में भी रह सकता है। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बने इसके अंदर, है ना। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर्स बने। ठीक है, इसका इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 5 होंगे, है ना। अब इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें आप देखोगे, है ना, आप इसके क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, C4H11N, C4H11N, ये कंपाउंड है, इसके कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसके कितने एमीन्स, इसमें कितने फॉर्म होंगे। तो इसमें देखो, ये C4H11N है, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप सबसे पहले आपने निकाला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आपको फॉर्मूला क्या पता है, आपने देखा CaHbNcODXe, ठीक है। तो आपने देखा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, A+1 माइनस B+E माइनस C डिवाइडेड बाय 2। इस कंपाउंड का अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4+1 माइनस, ठीक है, और 11 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 11 है, ठीक है, और 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, इस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हम देखें तो, इसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, RnH2 के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सेकेंडरी अमीन हो सकता है, R2NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ये 1 डिग्री अमीन। और इसमें क्या हो सकता है, टर्सरी अमीन भी हो सकता है, 3 डिग्री अमीन भी हो सकता है। इन तीनों में क्या हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होता है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता है। तो देखो, इसमें कैसा देखेंगे, इसमें देखो, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन स्टेट चेंज लिया आपने, NH2, ये ले लिया, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये भी प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये भी प्राइमरी अमीन है। फिर ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 4 1 डिग्री अमीन फॉर्म हो गए, ठीक है। और देखो, सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन हो गया। और टर्सरी अमीन की बात करें तो टर्सरी अमीन इसमें क्या होगा, टर्सरी अमीन एक सी और 2 सी यहां हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होगे कि 4 इसमें 1 डिग्री अमीन फॉर्म हुए, ठीक है, 2 डिग्री अमीन फॉर्म हुए और एक 3 डिग्री अमीन फॉर्म हुआ, है ना। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें बने, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने, टोटल आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे आप इसमें देखो तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ पर किसी तरह भी 2 और एक ही कार्बन लगा सकते हो आप इसके अंदर 3D बनाने के लिए, ठीक है। तो टोटल आइसोमर्स इसमें कितने फॉर्म हो गए, 8 फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आइसोमर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया गया है, दैट इज C4H6, C4H6। तो C4H6 अगर आपको गिवन है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो, इसका डबल बॉन्ड इक्वल टू हो जाएगा
4 + 1 - 6/2 यानी कि 5 - 3 = 2। तो आपको इसके क्या निकालने हैं, साइक्लिक आइसोमर्स निकालने हैं। साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है, साइक्लिक आइसोमर्स निकालने हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर ये 4 मेंबरिंग, एक डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो सकता है, एक ये बन गया इसके अंदर, ठीक है। फिर 3 कार्बन की रिंग बना लिया हमने और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये फॉर्म हो गया। फिर क्या हो गया, ऐसा बना लिया, एक ये बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसके अंदर 2 है, तो एक रिंग हो गई, डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगी, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गए इसके। वही तो इसमें एक रिंग डबल बॉन्ड हो गई, एक डबल बॉन्ड और हो गया, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया इसके अंदर। उसी तरह यहाँ पर भी एक रिंग हो गई और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। उसी तरह आप इसमें देखो, ये वाला भी हो गया, ठीक है। इन सब की नेमिंग अलग अलग है। और उसके बाद क्या होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी है। तो टोटल आइसोमर्स कितने बने इसमें, दैट इज इक्वल टू 5, टोटल आइसोमर्स 5, ये फॉर्म हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका इसके अंदर, ये रिंग चेन आइसोमर्स था एक तरह से, है ना। ये साइक्लिक आइसोमर्स हमने देखा है इसके अंदर, ये साइक्लिक आइसोमर्स है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इसमें उसके बाद बारी आती है मेटामर्स की। मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर्स देखो क्या होते हैं, है ना। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having the same molecular formula but having different number of alkyl group around the functional group, है ना। तो compounds having the same molecular formula देखो, compounds having same molecular formula but different number of alkyl group around the functional group, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखो जैसे क्या हो सकता है, जैसे ईथर है, मान लो ये ईथर है, इसके ये आर ओ आर डैश के फॉर्म में रह सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, तो इसमें क्या हो सकता है, देखो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये मेटामर्स है, दे आर कॉल्ड मेटामर्स, ठीक है। ये है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी मेटामर्स हैं, और ये दोनों भी मेटामर्स हैं। नाइट्रोजन वाले ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड मेटामर्स, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, वो है टाइटोमेरिन। टाइटोमेरिन, टाइटोनिम क्या होता है ना। ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोटोप का टाइप है। इसमें क्या होता है, डेट इज इसको जनरली हम लोग कीटोइनोल आइसोटोप भी करते हैं, कीटोइनोल आइसोटोप, ठीक है।
जैसे मान लो ये कीटोन है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर है ना, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टैटोमराइज करते हैं। देखो कैसे करते हैं टैटोमराइज। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है का फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को जो हाइड्रोजन उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ये देख सकते हो कि इसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके बगल का कार्बन का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, और ये प्लस H प्लस जो होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या बना लेता है, CH3, है ना, और इस पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी द कीटो फॉर्म एंड दिस इज सेड टू बी द इनॉल फॉर्म, है ना, इन एंड OH, इन के ऊपर OH यानी इनॉल फॉर्म, है ना। तो ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है इनॉल फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म वापस कन्वर्ट हो सकता है कीटो फॉर्म में, इसलिए इसके बीच में हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है ना, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है टैटोमेरिज्म की, अगर देखी जाए तो कंडीशन ऑफ टैटोमेरिज्म, कंडीशन ऑफ टैटोमेरिज्म, टैटोमेरिज्म की जो कंडीशन होती है कि कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे मान लो, जैसा भी आपने देखा कि यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड है, इस पर अगर आप देखो जाए तो ये कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये टैटोमेरिज्म शो करेगा, इट विल शो टैटोमेरिज्म, ठीक है। तो शो टैटोमेरिज्म, अब जैसे मान लो ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया, या ये बेंजल्डिहाइड हो गया, इन सब पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। ये आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, दिस विल नॉट शो टैटोमेरिज्म, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि CH3 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 CHO, यहाँ पर भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टैटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। अब देखो एक कंपाउंड और होता है, ये एक बार आया था जी एडवांस में, पैराबेंजोक्विनोन, इस कंपाउंड का नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन, दिस इज कॉल्ड पैराबेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कहने को तो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी ये कंपाउंड टैटोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्योंकि अगर मान लो अगर आपने यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, दिस विल sp हाइब्रिडाइजेशन, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, ये लीनियर होना चाहिए, जो कि लीनियर हो नहीं सकता यहाँ पर, इसलिए ये कंपाउंड, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलता है, इसलिए पैराबेंजोक्विनोन जो होता है दिस विल नॉट शो टैटोमेरिज्म, टैटोमेरिज्म को शो नहीं करता है, ठीक है। तो टैटोमेरिज्म को ये कंपाउंड शो नहीं करता है। जिस तरह से ये कंपाउंड्स हैं जो टैटोनियम ये कंपाउंड दिखाएगा, एक एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो कंपाउंड टैटोनियम शो करेगा, ठीक है। टैटोनियम देखो दो फॉर्म में भी रहता है, इसको अंदर देख सकते हो, एक डायड फॉर्म होता है, एक ट्रायड फॉर्म होता है, वो भी देखेंगे हम। टैटोनियम दो तरह का होता है, एक डायड फॉर्म, एक ट्रायड फॉर्म, है ना। तो देखो इसमें होता क्या है,
ट्राइड फॉर्म। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो क्या होता है कि CH3, आपने अभी देखा ये CH3CHO है, ये कंपाउंड टाइटोनियम शो कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू CH2 डबल बॉन्ड COH, ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है ना। ये जो है एल्डिहाइड है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू इनोल फॉर्म। इसमें आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखो 1 2 3, ये फर्स्ट कार्बन जो है यहाँ थर्ड का ऑक्सीजन पर आता है, तो यहाँ से फर्स्ट से थर्ड पर अगर आता है तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइड फॉर्म, ये ट्राइड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और डायड फॉर्म में क्या होता है, आप इसमें देखो जैसे HCN है, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, HNC, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट से निकल कर किस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट से सेकंड पे अगर आ रहा है H यहाँ मूव कर रहा है, H एटम की मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो H एटम यहाँ से यहाँ मूव करके आ रहा है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी दी डायड फॉर्म। हाँ, तो ये डायड एंड ट्राइड फॉर्म में भी रह सकता है। समझ गया, नॉर्मल वाला जो है वो कौन सा था, फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है, तो अभी आपने देखा तो वो ट्राइड फॉर्म था। और ये जो है एक केस है जिसमें ये फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे जा रहा है, हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट, है ना। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, दैट इज टू बी दी डायड फॉर्म। ठीक है, हाँ, अब देखो इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, वो है, आपने देखा कि इसमें मोस्ट ऑफ दी जो केस होता है कीटो इनॉल फॉर्म में होता है, तो इसमें कीटो फॉर्म का भी स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म का भी स्टेबल होगा, वो देखते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म। इसमें देखो अगर नॉर्मली देखा जाए, जैसे अभी आपने देखा ये कीटो फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो रहा है इनॉल फॉर्म में। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। दिस इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मली देखो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, आपको पता होगा वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें डायपोल मोमेंट होता है और ये H प्लस आयन भी दे सकता है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, यहाँ माइनस से प्लस चार्ज आता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इसमें देखोगे ये भी डायपोल मोमेंट के फॉर्म में रहता है, तो इन्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म जो होता है वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा लाइक डी और लाइक, है ना, तो ये भी पोलर होता है, दिस इज ऑल्सो पोलर, और ये सॉल्वेंट भी पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। तो आप कह सकते हो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनॉल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये ध्यान देना, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक केस नोट करना कि अगर दो कीटो ग्रुप, दो कीटो ग्रुप is separated by CH2 group, CH2 को कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस हैड टू बी द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जिसमें क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप
अगर इसको हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को कहते हैं, वो भी इसका रीजन है। जैसे मान लो यहाँ से कार्बन ग्रुप को पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का H प्लस काफी एसिडिक होता है, वो काफी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, इसमें रेजोनेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहां से निकल के इनॉल फॉर्म में बदल सकता है। तो इसका जो इनॉल फॉर्म होता है ना, इसमें क्या फॉर्म होता है, इट विल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, दिस इज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो 6 मेंबरिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म होती है इसके अंदर। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से इस केस में ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इन दिस केस, है ना, in which two carbonyl group is separated by active methylene group. Active methylene group. In this case, enol form is more stable than keto form due to formation of intramolecular H bonding. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसमें देखो आप जैसे मान लो आपको कभी भी कीटो इनॉल फॉर्म बनाने के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। जैसे मान लो इसका आपको बनाना है, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका इनॉल फॉर्म अगर बनाना है आपको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव मिथाइल, इसमें H है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनॉल, है ना, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो आप इसे समझ सकते हो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, दिस एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन तो आपको पता ही है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई एंड 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक और प्लेनर है ना। तो आपको पता है कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में अगर देखा जाए, जिसमें अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा वो साइक्लिक होता है, तीसरा वो प्लेनर होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, इस कंपाउंड ही एरोमेटिक। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 पाई है, साइक्लिक और प्लेनर है, क्योंकि sp3 ये सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सेकंड की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन 1, यानी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। दूसरा वो साइक्लिक होते हैं, तीसरा प्लेनर होते हैं, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, जो नॉन प्लेनर होते हैं, ये सारे ये जनरली जो होंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे कंपाउंड, ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। लेकिन ये जो होंगे ये साइक्लिक तो होंगे, दूसरा नॉन प्लेनर होंगे इसके अंदर। नॉन प्लेनर का मतलब क्या होता है, इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, वो कंपाउंड नॉन प्लेनर होंगे, वो नॉन एरोमेटिक होंगे कंपाउंड। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी, दैट विल बी दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
है ना। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इसमें कौन होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरा इसमें कौन होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। और तीसरे नंबर पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन आता है, एंटी एरोमेटिक आता है, जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है ना। जिसका कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं। ठीक है, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, है ना, कर लो आप। ठीक है, देखो तो मान लो ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं। ये अब इस कंपाउंड के अंदर आपको देखना है कि इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो क्या होगा, इसके अंदर देखें, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला इनॉल फॉर्म में बदलेगा ये कन्वर्टिंग इनॉल फॉर्म। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में रह सकता है, माइनस ये प्लस, माइनस ये प्लस। ये कंपाउंड क्या हो, कैसा हो गया, आप इसमें देख सकते हो, ये कंपाउंड जो है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। दूसरा ये साइक्लिक है, तीसरा ये प्लेनर है। ये कंपाउंड क्या होगा, दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनॉल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इसमें इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, यानी आप कह सकते हैं 2 विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो ऐसा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे में देखो अगर, ये है, इसका इनॉल फॉर्म बदले तो क्या होगा, ये हो जाएगा दिस इनॉल फॉर्म। ठीक है, इसमें ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो क्या है, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ये साइक्लिक है, और तीसरा ये प्लेनर है। ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी कम रहती है, इसलिए 1 और 2 में देखें तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 और 2 में। इस बार कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, यानी 1 ग्रेटर देन 2, यानी आप कह सकते हो कि कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म इन दिस केस। ठीक है, तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कब कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कब इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो कुछ और कंपाउंड इसमें देखते हैं। ठीक है, इसको नोट नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, ऑफ इनोलाइजेशन। ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, इसमें देखिए अगर हम, जैसे मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा किसका स्टेबल होगा, CH3 CO CH3, CH3 CS सीरियल बॉन्ड O, CH2 सीरियल बॉन्ड O, O CH2 CH3। ठीक है, ये है। उसके बाद देखो, CH2 सीरियल बॉन्ड O, O CH2 CH3। फिर इसमें
इसमें क्या क्या है, ये सारे कंपाउंड, इनकी ऑर्डर ऑफ एनालाइजेशन क्या बताना आपको कि कौन इनॉल फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं तो ये सारे कंपाउंड की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सबको अगर हम देखें, इनॉल फॉर्म में रनिंग टेंडेंसी को देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला अभी एरोमेटिक नहीं है, इनॉल कीटो फॉर्म है। इसको अगर हम इनॉल फॉर्म में बदलें, इफ यू कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म, तो ये हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, दिस विल बिकम एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक था नहीं, लेकिन बाद में एरोमेटिक हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा इनॉल फॉर्म में जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा सिक्स्थ वाला रहेगा। ये देखते हैं, सिक्स्थ सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर देखो, सेकेंड और थर्ड ईस्टर है, और फोर्थ और फाइव जो है एल्डिहाइड कीटोन है। तो ईस्टर के अंदर जो है इनॉल फॉर्म में रहने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहती है ना। क्यों कम रहती है? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करो, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज की बात करो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो होती है ये कम होती है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में रहता है, पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में रहता है, तो यहाँ पॉजिटिव की डेंसिटी कम हो जाती है। और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर कम होगी इस पोजीशन पे, तो इसके अंदर एच को निकालने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी, है ना। एच को निकालने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसके अंदर इनॉल फॉर्म की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, इनॉल फॉर्म की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो सेकेंड और थर्ड का जो इनॉल फॉर्म की टेंडेंसी होगी वो कम होगी कंपेयर टू 4 और 5। अगर हम 4 और 5 को देखें, अगर हम 4 और 5 को देखें, तो इसमें देखें तो ये इनॉल फॉर्म में अगर बदलता है, इनॉल फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा इस फॉर्म में रहेगा, सिंगल बॉन्ड O CH3, ये इनॉल फॉर्म में ऐसा रहेगा। और ये अगर इनॉल फॉर्म में इसको बदलें, ठीक है, इसको बदलें अगर इनॉल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CHO, ये होगा। तो इन दोनों में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इसके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है ना। इसमें डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है किसी के साथ, तो आप ये दिखा सकते हो कि फिफ्थ के अंदर इनॉल फॉर्म में टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू फोर्थ, फोर्थ की तुलना में। ठीक है, और देखो, सेकंड और थर्ड के बारे में मैंने बताया था कि ये दोनों इनॉल फॉर्म में कम रहते हैं, तो इस दोनों को इनॉल फॉर्म में अगर हम बदलते हैं तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर का देखो, इनॉल फॉर्म में अगर बदलने के बाद ये रहेगा। ठीक है, और इसको अगर बदलते हैं, इस वाले को इसके साथ बदलते हैं, तो CH3COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, O C2H5, ये रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो थर्ड वाला है वो, उसमें डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस में है, लेकिन सेकंड वाले में डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड की इनॉल फॉर्मेशन टेंडेंसी 2 से ज़्यादा होगी, थर्ड की ज़्यादा होगी 2 से, और सबसे कम जो रहेगा वो 1 रहेगा। दिस इज दी ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, दिस इज ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक हमने ये देखा कि जो कीटो फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म जो होते हैं, इनॉल और कीटो फॉर्म, ये दोनों टाटोमर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ किनोल और कीटो फॉर्म में ही, यानी कीटो इनॉल में ही टाटोमर्स होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जो टाटोमरिज्म शो करते हैं, है ना। तो हेडिंग देते हैं सम अदर फॉर्म ऑफ टाटोमरिज्म। आप इसको पॉज करके इसको, है ना, नोट कर सकते हो। ठीक है, सम अदर फॉर्म ऑफ टाटोमरिज्म, सम अदर फॉर्म ऑफ टाटोमरिज्म। इसमें हम देखते हैं, पहला है इमीन इनामीन फॉर्म, इमीन इनामीन फॉर्म, इमीन इनामीन फॉर्म।
कार्बन डबल बॉन्ड NH है, दिस इज कॉल्ड इमीन फॉर्म। ये भी देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये डाटोमराइज करके ये क्या कर सकता है, ठीक है, ये H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल सकता है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, दिस विल कन्वर्टिंग इनटू दिस फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इसको क्या कहते हैं, इनामीन। इनामीन भी देखो टाटोनियम के टाइप है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है नाइट्रोसो ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रोसो ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपाउंड है, ये नाइट्रोसो फॉर्म है, H+, ये भी ड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ब्रेक कर सकता है, और ये क्या हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइड हो गया, दिस इज ऑक्साइड फॉर्म। नाइट्रोसो एंड ऑक्साइड फॉर्म भी टाटोनियम के टाइप है, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्म हो गया ये, तो ये कह सकते हो ये भी टाटोनियम के टाइप है। तो अभी तक हमने सारे टाइप के टाटोनियम देखे, जिन जिन कंपाउंड में टाटोनियम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोनियम, है ना, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोनियम, है ना, ऑप्टिकल आइसोनियम एंड कन्फर्मेशन आइसोनियम पढ़ेंगे।